लाल किले पर होगा 11वां ध्वजारोहण। पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ेंगे पीछे। 18,000 लोगों को आमंत्रण। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली निकली। सरकार ने 4,000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची कोलकाता। देश भर में चल रही देशव्यापी हड़ताल। कठुआ में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार। 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार कराने में मदद की। खाना शेल्टर मुहैया कराया। रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं के लिए बसों की सेवाएं रहेंगी फ्री। परिवहन मंत्री बोले, ड्राइवर कंडक्टर जितनी चलाएंगे बस उतनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में 12.1 mm बारिश। 16 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी गुट इंडिया के बीच रविवार को जमकर जुबानी जंग हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़ी कथित ऑफशोर फंड हिस्सेदारी जो है उस पर तमाम बयानबाजी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी गुट इंडिया के बीच रविवार को जमकर जुबानी जंग हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़ी कथित ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर ने हिंडनबर्ग आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। It's a very serious report has come yesterday with the Hindenburg revelation, and we all know that the SEBI chairperson, whose involvement in protecting Adani's misdeeds in the previous 2023 issue, and we had in that time itself we were asking for a JPC to look into the Adani mega scam. After this, the government can't hide anything, and it's a time for JPC because SEBI like institutions are captured by Adani is dangerous for the crores of investors in India. आरजेडी सांसद और विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगी मनोज झा ने भी हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। हमारे सिस्टम की रिगिंग कैसे, हमारी आर्थिक प्रणालियां कैसे कैप्चर कर ली गई हैं, जहां इस लेवल का भ्रष्टाचार और उसकी पर्दादारी की कोशिश होती है। आप किसी मिसडीड के लिए, फाइनेंशियल मिसडीड के लिए सेबी में कंप्लेन करते हैं और सेबी के खुद के ही दामन पे सैकड़ों दाग है, और फिर आज ही कई लोग शुरू कर देंगे हमारे प्यारे तिरंगे को लेकर के स्टेटमेंट आएगा। इससे बाज आए, और जो हमारे बाकी कलीग्स कह रहे हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन अनकवर द रियलिटी। विपक्षी दलों के आरोपों के उलट सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनकी आलोचना की है और रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाया है। भारत की जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब ये षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए पिछले, ये इस बार की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों में मैं सारे लोगों से कहता हूं, जाके चेक कर सकते हैं, भारत के संसद सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेश से कोई चीज क्यों छप के आती है। तब मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट आएगी। इस बीच सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार और सच्चाई से परे बताया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पंचकुला से अगली अहम खबर, जहां नवचयनित ग्रुप टी कर्मचारियों का द्वारा कार्यक्रम
कर्मचारियों का कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इसमें शामिल हुए। बिना पर्ची बिना खर्ची के हजारों युवाओं को रोजगार की उन्होंने बात कही। हरियाणा सरकार युवाओं को लगातार रोजगार दे रही, ज्ञानचंद के द्वारा ये बात कही गई। तो हरियाणा सरकार युवाओं को दे रही है रोजगार, ज्ञानचंद के द्वारा ये बात कही गई। आपको बता दें कि नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पंचकुला से अहम खबर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को रोजगार सरकार दे रही है। तो हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार दे रही। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा ये बात कही कि उन्होंने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यक्रम में पहुंचे थे ज्ञानचंद गुप्ता। तो पंचकुला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची हजारों युवाओं को रोजगार सरकार दे रही है। तो हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही। सरकार की तारीफ में उन्होंने कसीदे पढ़े। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी जिले में बावल, आपको बता दें बावल विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नेतृत्व में बावल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की उसमें मौजूदगी रही। पूरा बावल क्षेत्र देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता करें और अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसके तहत आज बावल विधानसभा क्षेत्र में भी हमने तिरंगा यात्रा निकाली। और बारिश का मौसम होते हुए काफ़ी बारिश हुई, उसके बावजूद भी लोगों में जो तिरंगा के प्रति उत्साह और प्रेम दिखाई दिया। और जो हमारा मकसद है कि जो हमारी तिरंगा है हमारी देश की आन बान और शान है, इसका मान सम्मान करना हम सबका फर्ज है। और तिरंगा जो हमारा जो बुजुर्ग थे या हमारे सेनानी थे, उनके जो बलिदान की वजह से आज हमें तिरंगा मिला है। तो हम सब लोग आज उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्हीं के शहादत और उन्हीं के बलिदान और त्याग की वजह से आज हमें ये तिरंगा मिला है। और आज उन्हीं की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में जिला यमुनानगर के लगभग 400 क्लर्क फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन जिला यमुनानगर लघु सचिवालय के बाहर क्लोरिकल एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले क्लर्कों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस अवसर पर जिला संरक्षक विकास जैन ने बताया कि आज हड़ताल के दूसरे दिन जिले के सभी विभागों से लगभग 400 क्लर्क साथियों ने हिस्सा लिया है। 27 जुलाई को मुख्य प्रधान सचिव टू सीएम राजेश खुल्लर ने मीटिंग करके आश्वासन दिया था कि 5 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग में आप सभी की मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर सरकार का क्लर्क वर्ग के साथ ऐसा ही रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव में राज्य के 30,000 क्लर्क अपने परिवारों के साथ सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। वेतनमान को लेकर, जिसके लिए हमने पिछले साल भी आंदोलन किया था, 42 दिन की हड़ताल करी थी। 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर हमारी स्टेट टीम को आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी आपका वेतनमान बढ़ाएंगे। और इसके लिए इन्होंने 3 IAS और 2 हमारे बंदों की एक कमेटी गठन किया था और कहा था कि 3 महीने में उसकी रिपोर्ट जो है लागू कर देंगे। उसकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा वेतनमान अभी तक जो है वो बढ़ाया नहीं गया। क्लर्कों ने अपनी मांग मांगी है, 35,400 मांग रहे हैं। इनकी जायज़ मांग है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है तो जितने भी पद इनके विभागों में खाली पड़े हैं, लिपिक के पद हैं, क्लर्कों के पद है, असिस्टेंट के पद है, स्टेनोग्राफर के पद है, सभी पदों को भरा जाएगा। और इनका जो मानदेय है उसी स्केल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से इनको दिया जाएगा। गढ़वाल जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आप इनका समर्थन करने आए हैं?
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक सुनारिया जेल के नजदीक आउटर बाईपास पर एक कार अचानक रुकी, जहां से चंद मिनट पहले ही राम रहीम का काफिला गुजरा था। राम रहीम के काफिले को पुलिस ने आगे निकाला। आपको बता दें, फिर कार की तलाशी ली तो उसके अंदर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ डोडा मिला, जिसे राजस्थान के कोटा से हरियाणा के जींद ले जाया जा रहा था। डीएसपी वीरेंद्र सिंह की निगरानी में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही। कार सवार जींद के एक युवक को हिरासत में लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। गाड़ी के अंदर नशीले पदार्थ आने लग रहे हैं। वह गाड़ी IMT चौक पर रोकी गई थी, जिसमें दो नौजवान लड़के बैठे थे। तो एक तरफ से एक नौजवान लड़का तो गाड़ी तो चला रहा था, पकड़ा गया, दूसरा भाग गया। और वहाँ मौके पर 15 इकट्ठे मिले, जिनमें डोडा पोस्ट था। कहाँ के रहने वाले हैं? जो आरोपी अलेवा जींद का रहने वाला है, और के बारे में अभी बता नहीं रहा। आगे गणता से पूछताछ करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से लेकर क्या है बताओ? अच्छा, लेके जा रहे थे? जींद लेके जा रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जिला यमुनानगर के लगभग 400 क्लर्क फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। आज हड़ताल के दूसरे दिन जिला यमुनानगर लघु सचिवालय के बाहर क्लोरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले क्लर्कों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भिखारी बनकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का आपको बता दें DLF फेस 4 क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने इस बगरिया गिरोह के 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सुनार भी शामिल है। ये गिरोह चोरी के गहने खरीदता था। DLF फेस 4 क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि 13 जून को एक व्यक्ति ने नाथुपुर चौकी में घर से चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने CCTV कैमरे की फुटेज व लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपितों की पहचान की और लेजर वैली पार्क से गिरोह के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान राजस्थान के अजमेर निवासी विनोद उर्फ बगारिया, बाबूलाल उर्फ सोनू मंगल व उत्तर प्रदेश अलीगढ़ निवासी बंटी के रूप में की गई है। इनसे पूछताछ के आधार पर सोमवार रात चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार राजस्थान के केकड़ी निवासी आरोपित पन्ना लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें दिनांक 13 जून 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा नाथुपुर चौकी में एक शिकायत दी गई थी कि उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा कुछ आभूषण तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया। जिस शिकायत के ऊपर DLF फेस 3 पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई। तो इसमें हमारी जो CIA DLF फेस 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा कार्य करते हुए कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 जो आरोपी हैं वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उपरांत एक राजस्थान का एक निवासी था जो कि सुनार का काम करता है, उसको वो सामान बेच देते थे। उसको भी इस घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से। जहां मंगलवार को यह जानकारी देते हुए NHM कर्मचारी असंघ के जिला प्रधान अमित गुर्जर ने कहा कि सरकार NHM कर्मचारियों की नियमित करने की जो मुख्य मांग को लेकर कोई समाधान नहीं निकाल रही, लेकिन कर्मचारी अब भी अपने न्याय के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ आज शहर के पौस इलाके में रोष मार्च निकालकर कर्मियों ने दुकानों पर जाकर भीख मांगी और इश्तेहार भी बांटे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि सर्विस बाईलॉज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, समस्त NHM कर्मचारी को नियमित किया जाए तथा नियमित किए जाने तक LTC ग्रेच्युटी अर्जित अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, अनुकंपा सहायता तथा हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 लागू करते हुए सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। तारीख से बैठे हैं जी। हमारी एक ही मुख्य मांग है नियमितीकरण, जिसके लिए सरकार को आज से 22 दिन पहले दस्तावेज भी जमा करा दिए गए थे। वही हमारी मांग पर तब त्वरित कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक सरकार को कुछ सुध नहीं ली इस बात की। आज 20वां दिन तो मैं 19वां दिन बैठे हुए भी हो गए हड़ताल में, लेकिन सरकार को अब तक इस बारे में सोचने का कोई समय लग नहीं रहा। तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि जब तक मर्जी आप लोग हमें बैठा के रखो, हम बैठे रहेंगे, लेकिन जब ही उठेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रही हूँ कि हमने 10 साल वोट दिए आपको, जब 10 बार
हो गए आपको बनते हुए, 2 प्लान में हमने आपको वोट दिया है। हम चाहते हैं, हम भी तो आपके वोटर हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को मान लो। हम लिख के देते हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हम सरकार को वोट देंगे अगर सरकार हमारी मांगें पूरी करती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को यही संदेश देना चाहिए कि अगर वो हमारी मांगें मांग देते हैं तो हम पूरे हक से पूरे वादा करते हैं कि हम अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी वोट सरकार को दुआएंगे और सरकार के साथ रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद पहुंची कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस इस बार 33% महिलाओं को विधानसभा में भेजने के लिए कोशिश करेगी। 29 जुलाई से दिल्ली से शुरू हुई नारी न्याय आंदोलन के तहत आज फरीदाबाद पहुंची थी। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, इसलिए वह हर महिला के साथ सुख और दुख में उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज भी महिला थानों की काफ़ी कमी है, जिसे राज्य सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हमारा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। नारी न्याय आंदोलन 3 मांगों को लेकर यह आंदोलन है, जिसके तहत हम लोग हरियाणा के अब हर जिले में जा रहे हैं। पहला आपने देखा, मैं खुद यहाँ पर फरीदाबाद जिले में नारी न्याय आंदोलन के तहत महिलाओं के आधी आबादी के मुद्दों को हमने उठाया। सबसे बड़ी बात है कि 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं किया गया, यह धोखा है। अगर लागू होता तो हरियाणा के इन्हीं विधानसभा चुनाव में हमारी बहनें आरक्षित सीटों से लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, और उनके साथ भाजपा ने ये धोखा किया है। दूसरा है कि मैं बढ़ती और महंगाई और बेरोजगारी से राहत में अभी जो बजट पेश किया, कोई राहत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में गत 5 अगस्त से हिंदू विरोधी दंगों में हजारों हिंदुओं की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में अभी भी वहां का अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग कतिपय मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार का दंश झेल रहा है। बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं पर 205 से भी अधिक हमले मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा किए जा चुके हैं। एवं 64 जिलों में से 52 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जानलेवा हमले हुए हैं, जिसमें हजारों हिंदुओं की जान भी जा चुकी है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार की अगुवाई में इंदौर के हृदय क्षेत्र रजवाड़, आपको बता दें राजवाड़ा से MG रोड स्थित इंदौर संभागायुक्त कार्यालय तक निकले शांति एवं मुक्ति मार्च में बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी पहुंचे। इस दौरान संभागायुक्त कार्यालय तक बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का जनाजा निकाला गया। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर पंजाब के मोगा से, जहां गांव खोसा रणधीर में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े 65 साल की महिला का कत्ल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला महेंद्र कौर की बहू को हिरासत में लिया और इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। इस कत्ल में शामिल महेंद्र कौर के भतीजे सतनाम सिंह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं SP बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि खोसा रणधीर की रहने वाली महिला महेंद्र कौर का कत्ल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र कौर का बेटा दुबई में रहता है और उसकी पत्नी मनदीप कौर गांव में ही रहती है। महेंद्र कौर का भतीजा सतनाम सिंह का मनदीप कौर के साथ नाजायज संबंध थे, जिसको लेकर महेंद्र कौर को रास्ते से हटाने के लिए उसका सतनाम सिंह ने तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया। दोनों को हथियार समेत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले में आपको बता दें DMF फंड से बने निर्माण कार्यों की हालत बेहद खराब है। निर्माण इतनी घटिया किस्म की है कि कुछ महीने में ही घटिया निर्माण की क्वालिटी खुलकर सामने आ गई।
आपको बता दें अंबिकापुर से लगी ग्राम पंचायत सरगमा में 20 लाख की लागत से 3 महीने पहले बनी कंक्रीट सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले सरगमा ग्राम पंचायत में अप्रैल महीने में 20 लाख की लागत से जिला खनिज न्यास मद की राशि से सीसी रोड का निर्माण कराया गया। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि अब उन्हें अच्छी सड़क मिलेगी और गड्ढा वाली सड़क से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन निर्माण होने के 3 महीने के बाद पहली बारिश में ही कंक्रीट की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई। गड्ढे इतने बड़े हो गए कि जगह जगह पानी भी जमा हो गया। इसी महीने मार्च 2024 में सही है। क्या स्थिति है? स्थिति है कि जो सड़क जगह जगह से टूट रही है, घटिया निर्माण है। क्या लगता है जिस प्रकार की सड़क बननी चाहिए थी उस प्रकार की सड़क गुणवत्ता पे तो बिल्कुल भी नहीं है अपने, नहीं तो 4 महीने में सड़क नहीं टूटती। और इसकी शिकायत कई बार करने के बाद भी न ये क्या जनपद विभाग न जनपद पंचायत में कोई सुनवाई है, न हमारे ग्राम पंचायत में कोई सुनवाई है। क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव बोलते हैं कि भाई खराब बना है और उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, बन गया। स्वीकार करते हैं वो? स्वीकार तो करते हैं कि खराब बना है। रोड 495 मतलब 500 मीटर के लगभग था, 400-450 मीटर के आसपास लगभग बना हुआ होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर क्रूरता की सारी हदें पार हो रही हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाओं पर अत्याचार व जबरन बलात्कार की नहीं बल्कि देवी देवताओं के मंदिरों पर लगातार आक्रमण कर जबरन मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल क्रूरता की खतरनाक वीडियो को देखकर भारत के हिंदू समाज बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू समाज के युवाओं में साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित मंगल हाट चौक से लेकर मंगल हाट दुर्गा मंदिर परिसर तक कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें मार्च निकालकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां युवाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार वहां पर रह रहे हिंदुओं को अविलंब सुरक्षा मुहैया कराए। मेरा नाम अशफाक सैफी है। हम मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज ने आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म जास्ती उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेकर हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोश है और यहाँ पे बांग्लादेश का पुतला दहन कर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हम मांग करते हैं बांग्लादेश से कि वो वहाँ के जिन हिंदुओं की हत्या हुई है उन हिंदुओं को सरकारी नौकरी दे, जिनके मकान जलाए गए हैं उनको मकान बना के दे और जो भी वहाँ के मंदिर जो पूजा स्थल ध्वस्त किए गए हैं उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां एरोड्रोम थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई। नाराज बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसको देखकर बड़े भाई ने खुद को गोली मार ली। आपको बता दें गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल भाई को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आए दिन पैसों को लेकर दोनों भाइयों में झगड़े होते रहते थे। देखिए, आज करीबन शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में थाना एरोड्रोम के अंतर्गत दुर्गा नगर के अंदर 2 भाइयों में आपस में गोलीबारी का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो बड़ा भाई है प्रवेश, उसने अपने छोटे भाई को जावेद को अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से सबसे पहले जावेद पे फायर किया, जिससे जावेद के सीने पे गोली लगी। उसको पुलिस द्वारा BMY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्पश्चात उसने स्वयं को उसी बंदूक से गोली मार ली, जिसकी उसकी मौके पे मौत हो गई। पूरे प्रकरण में जब हमने मालूम किया तो ये पता चला कि दोनों के पिता हेड कांस्टेबल रहे हैं पुलिस के अंदर और अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर डिंडोरी से, जहां पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार की लापरवाही के कारण ग्रामीण के साथ स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी पर बने जर्जर पुल को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। उन लोगों को बारिश में नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और प्रशासन को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देख रहे हैं पुल निर्माण कार्य के काम चल रहे हैं पर, और जो डायवर्सन है यहाँ पर लगातार अभी हम लोग देख रहे थे आधा घंटा पहले लगभग 200 बच्चे यहाँ से क्रॉस हुए है ना, और अब आप देख सकते हैं लगभग 50-60 लोग उधर हैं, 50-60 लोग इधर हैं। काफ़ी समस्या से इस समय लोग जूझ रहे हैं। मैंने लगातार इस विषय को लेकर कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंपा है कि कलेक्टर साहब आप यहाँ पर झूला पुल का निर्माण करा दीजिए ताकि लोगों को पैदल आवागमन में तकलीफ ना हो। रोज हमारे कम से कम 200 से 250 छात्र 12 से 15 गांव के बच्चे अपना जो स्कूली शिक्षा है उसको प्राप्त करने में यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु बाढ़ आ जाने के कारण नदी को उस पार से ही लौट जाना पड़ रहा है। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है, जहां बच्ची से रेप मामले का सीएम ने संज्ञान लिया है। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे हैं डीएम और एसएसपी। पीड़ित परिवार को आपको दे दिया है न्याय और सुरक्षा का भरोसा। पारिवारिक लाभ योजना समेत कई योजनाओं का वादा भी किया गया है। पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपये की आर्थिक मदद की भी स्वीकृति की गई है, स्वीकृति के लिए भेजी गई है। पारिवारिक लाभ भी देने को कहा गया है। पीड़ित परिवार को दिया है न्याय और सुरक्षा का भरोसा। पारिवारिक लाभ योजना समेत कई योजनाओं का लाभ देने का वादा किया गया है। पीड़ित परिवार को आपको बता दें 8,25,000 रुपये से इसकी इतनी आर्थिक मदद की स्वीकृति की गई है। शासन को ये स्वीकृति भेजी गई है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, बच्ची से रेप मामले का सीएम ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे हैं डीएम एसएसपी। देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जो अपराधी है वो जेल जा चुका है। मैं और एसएसपी साहब उनके परिवार से मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा है और हम लोग की पूरी टीम भी है। इनको पूरी सुरक्षा की जाएगी और उसे बहुत जल्दी ही हम लोग कड़े से कड़ा दंड दिलाएंगे और इनको आर्थिक सहायता के रूप में 8,25,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और कल तक उनके खाते में आ जाएगा। और मेरी पूरी टीम, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और दोषी को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसके उपरांत उसने वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी, उसके साथ भी अननेचुरल सेक्स किया। पास में खड़े एक बच्चे द्वारा इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर ली गई थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर का संज्ञान लेते हुए तत्काल जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी को पीड़ित परिवार के घर भेजा है और पीड़ित परिवार के घर पहुंचने के बाद अगर डीएम की बात करें तो डीएम ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश में हम लोग यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के आदेश पर 8,25,000 रुपये की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी जा रही है। और देखिए, अगर बात की जाए जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं अभी भी सदमे में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए जिससे जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली कि आखिरकार ऐसे दरिंदे अधिकारी के लिए अगर बात की जाए तो हालांकि निलंबित कर दिया गया है और उसे जेल भी भेज दिया गया। देखिए, मेरे साथ यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं और इन ग्रामीणों की क्या मांग है और ग्रामीणों से हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। अरे नरेश जी, आपके गांव में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? जो आरोपी है उसको किस तरह की आप सजा चाहती हैं? दुखद घटना है जी। ऐसे आरोपी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए।
देखिए, ग्रामीणों की बात माने तो ग्रामीणों की प्रत्येक की जबान पर सिर्फ यही एक सवाल है कि उस दरिंदे को जिसने मासूम बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसके साथ के लिए सख्त से सख्त सजा के लिए ग्रामीण कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं जो लोगों का जो मानना है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से घटना का संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता जो मदद की है उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी सराहना कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो हर व्यक्ति का जो एक सवाल है सिर्फ यही है कि आखिरकार पीड़ित जो दरिंदा है, पीड़ित जो एडीओ है, उसको कब सजा होगी। और प्रत्येक व्यक्ति की जो मांग है वो सिर्फ यही है कि सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसी नहीं फांसी की सजा तक जो ग्रामीण है फांसी की सजा तक की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर की जो पुलिस है इस मामले को लेकर कितना एक्टिव होती है और कितनी जल्दी इसमें चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट लगाने के बाद में कैसी पैरवी कर रही है और कब तक इस केस को ट्रायल पर लाकर कब तक सजा दिला पाती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से घटना का जो दहराने वाली घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं बुलंदशहर को हिला के रख दिया है। हालांकि पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने जेल भी भेज दिया है और जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचे, उनको हर तरह की आश्वासन दिया। उन्होंने सुरक्षा के वही आश्वासन पीड़ित परिवार के लिए दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो जिस तरह से ग्रामीणों की जो मांग है कि सख्त सख्त सजा होनी चाहिए, अब कब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको सजा दिलवाई जाती है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए मामला सख्त कार्रवाई की है। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर, जहां तीन आपको बता दें तेज रफ्तार वाहन आपस में भिड़े हैं। तेज रफ्तार वाहन से टकराई पिकअप गाड़ी आगे कार से जाकर टकराई और कार ने आपको बता दें मुआवजे की मांग की। कार वाले ने सूचना पर पहुंची 112 ने मामला शांत कराया। गजरोला के हसनपुर रोड सिहाली जागीर का यह पूरा मामला है। तीन वाहन आपस में टकराए हैं जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। कार चालक ने मुआवजे की मांग की जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ की इंटौजा पुलिस ने बीए के छात्र आशीष लोधी की हत्या का खुलासा करते हुए उसके ही बचपन के दोस्त अनिल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि नशे में धुत मृतक आशीष ने अनिल को काफी गाली गलौज की थी, जिसके तहस में आकर अनिल ने नशे में धुत आशीष की गला घोंटकर हत्या कर दिया और उसका शव नग्न अवस्था में खेत में छुपा दिया था। इंटौजा के गोहना खुर्द गांव में लापता 24 वर्षीय छात्र आशीष लोधी का शव शनिवार को नग्न अवस्था में मिला। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि लापता छात्र आशीष की शुक्रवार रात को गुमशुदगी उसके पिता देशराम ने दर्ज कराई थी। आशीष इंटौजा के ही केसर मऊ खुर्द का रहने वाला था जो अपने दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन जांच पड़ताल में किसी के साथ भी अपराध की संलिप्तता नहीं पाई गई। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण ने पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान एक क्लू दिया कि आशीष अपने ही बचपन के दोस्त पास में रहने वाले अनिल वर्मा के साथ शुक्रवार रात देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने अनिल को तलब किया तो अनिल के हाथों में किसी के द्वारा नोचे जाने के निशान मिले। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि अनिल वर्मा और आशीष लोधी शुक्रवार रात गांव में तालाब किनारे देसी शराब पी रहे थे और फिर आशीष को अत्यधिक नशा होने के कारण बेवजह अनिल को मां बहन की भद्दी गालियां देने लगा, जिससे तहस में आकर दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसी दौरान आशीष के गले में पड़े माला को अनिल ने कसकर आशीष की हत्या कर दी। 11/8/2024 को थाना क्षेत्र इंटौजा का गोहना कुर्द का खेत के बगल में एक गड्ढा से एक अज्ञात शव मिला था, जिसका शिनाख्त भी
उसी के इटौंजा थाने के केसरा मोड़ के रहने वाले आशीष लोधी का हुआ है। तो उनका पिताजी देशराज लोधी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 128/24 अंडर सेक्शंस 1032, 238, 141 और 124(2) BNS पंजीकृत किया गया था। प्रस्तुत घटना का सफल अनावरण हेतु डीसीपी नॉर्थ का क्राइम टीम एवं थाना इटौंजा का दो टीमें बना दिया था। तो आज उसमें सफल अनावरण हुआ है। उसमें जिस व्यक्ति जो मृतक है आशीष लोधी को जिन्होंने मारा, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।